वेलकम टू दिस लेक्चर सीरीज ऑन वेक्टर अलजेब्रा। नया मॉड्यूल शुरू कर रहे हैं जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट है इस पूरी लेक्चर सीरीज़ में, खास करके ये 3 लेक्चर्स। जो थियोरेटिकल कोर है वेक्टर्स का वो यहाँ पर है, तो इस पे अच्छे से समय दें जब तक बात समझ में ना आ जाए। और आज के लेक्चर में हम लीनियर कॉम्बिनेशंस पर बात करेंगे। पिछले मॉड्यूल में हमने सीखा कि डिस्प्लेसमेंट्स क्या होते हैं, फिर डिस्प्लेसमेंट्स के माध्यम से हमने वेक्टर्स को डिफाइन किया एज क्लासेस ऑफ डिस्प्लेसमेंट्स। 2 डिस्प्लेसमेंट्स वर डिफाइंड टू बी इक्विवेलेंट। अगर एक डिस्प्लेसमेंट दूसरे में परिवर्तित किया जा सकता है एक ट्रांसलेशन के माध्यम से, तो वेक्टर्स वर डिस्प्लेसमेंट क्लासेस। और फिर हमने एडिशन और स्केलिंग डिफाइन करी वेक्टर्स की, और उनकी बहुत सारी जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो सीखी। ओके, some problems for practice, and now let us get started. तो शुरू करने से पहले एम्फेसिस के लिए एक बात दोहरानी है जो पहले हो चुकी है। मान लेते हैं V is the set of all the 2-dimensional vectors and E is the Euclidean plane। तो हमने देखा पहले कि अगर हम कोई पॉइंट फिक्स कर दें O, so fix a point O in the plane, तो फिर किसी भी पॉइंट P की मदद से हम एक वेक्टर क्रिएट कर सकते हैं, नेमली द पोजीशन वेक्टर ऑफ P विद रिस्पेक्ट टू O। फंक्शंस की भाषा में हम क्या कह रहे हैं कि कंसिडर द फंक्शन f जो कि यूक्लिडियन प्लेन का एक पॉइंट इनपुट लेता है और आउटपुट देता है एक 2-dimensional वेक्टर, एंड द डेफिनेशन इज जस्ट P गोइंग टू द पोजीशन वेक्टर ऑफ P विद रिस्पेक्ट टू O। तो ये एक मैप है। नोट दैट अगर 2 अलग अलग पॉइंट्स लिए जाएं P और Q, तो उनके पोजीशन वेक्टर्स भी अलग अलग होंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि 2 अलग अलग पॉइंट्स के पोजीशन वेक्टर सेम हो जाएं। इसी बात को फंक्शंस की भाषा में हम बोलेंगे कि f इज इंजेक्टिव। सो नोट f इज एन इंजेक्टिव फंक्शन, या 1-to-1 फंक्शन भी बोलते हैं, जस्ट पर्यायवाची है। तो इसको थोड़ा सा विस्तार में देख लेते हैं कि क्यों इंजेक्टिव है। सो इफ मान लेते हैं f ऑफ p इज इक्वल टू f ऑफ q, तो हमें शो करना है कि p इज इक्वल टू q। इंजेक्टिविटी का मतलब बस ये होता है कि अगर 2 पॉइंट्स पर फंक्शन सेम वैल्यू ले रहा है तो दोनों पॉइंट्स भी सेम ही हैं, या दूसरी तरफ से बोल सकते हैं कि अगर 2 अलग अलग पॉइंट्स फंक्शन को फीड किए जाएं तो 2 अलग अलग आउटपुट्स मिलेंगे। तो अगर एफ पी इज इक्वल टू एफ क्यू, देन ओ पी इक्वल्स ओ क्यू, which implies this is the zero vector, which means OP minus OQ। तो OP minus OQ हो जाएगा QP वेक्टर, राइट। QP वेक्टर इज द जीरो वेक्टर which implies Q is equal to P। तो इंजेक्टिविटी है, अगर f of P is f of Q then Q is equal to P। ठीक है। दूसरी बात कि f is surjective। सर्जेक्टिव यानी ऑन टू, कोई भी एलिमेंट यहाँ लिया जाए, कोई ना कोई एलिमेंट यहाँ है जिसकी इमेज ये चोजन एलिमेंट है। ठीक है। सो पिक सर्जेक्टिविटी हम शो करने जा रहे हैं। सो लेट V be some arbitrary vector, want to show that f of P is equal to V for some P। कोई ना कोई P ऐसा है such that उसकी इमेज अंडर F is equal to the chosen vector। ये शो करना चाहते हैं, तो इसको एक बार विजुअली देखते हैं। हमारे पास कोई वेक्टर V दिया हुआ है। अब अगर वेक्टर V है तो उसका कोई रिप्रेजेंटेटिव हम चुन सकते हैं, राइट। वेक्टर अपने आप में क्या है, इट्स अ क्लास ऑफ डिस्प्लेसमेंट्स with certain conditions, मतलब but it is a class of displacement, so just pick something which represents it। so इसको मैं मिटा देता हूँ। वेक्टर v का हमने कोई रिप्रेजेंटेटिव ले लिया, मान लेते हैं वो रिप्रेजेंटेटिव है a, b, ये डिस्प्लेसमेंट। तो इस बार ये जो एरो है, दिस एरो is denoting the displacement a to b, this is not denoting the vector itself, this is a representative of the vector v। तो इसको बस स्लाइड करके अगर हम o पर ले आए,
इसी चीज़ को स्लाइड करके अगर इसका जो इनिशियल पॉइंट है वो ऊपर रख दें तो ये डिस्प्लेसमेंट और ये डिस्प्लेसमेंट इक्विवेलेंट हो गए, और उस वजह से हमने एक रिप्रेजेंटेटिव ढूंढ लिया वेक्टर v का जिसका इनिशियल पॉइंट ऊपर है। तो अब ये जो भी पॉइंट है इसको अगर p बोल दें, सो देन क्लियरली f ऑफ p इज द वेक्टर v। बेसिकली करना क्या था, हमें एक रिप्रेजेंटेटिव ढूंढना था वेक्टर v का जिसका इनिशियल पॉइंट ऊपर हो, और वो हमेशा किया जा सकता है। पिक एनी रिप्रेजेंटेटिव, अगर उसका इनिशियल पॉइंट ऊपर ही है तो बात खत्म हो गई, अगर ऊपर नहीं है तो स्लाइड मार के ऊपर ले आए। ट्रिवियल बात बोली जा रही है पर बोलनी ज़रूरी है लॉजिकली कंप्लीट रहने के लिए। ठीक है, सो f इज अ बाइजेक्टिव फंक्शन, सो दस f इज बाइजेक्टिव। तो हमने क्या देखा कि जो सेट ऑफ ऑल द वेक्टर्स है उसका एक बाइजेक्शन है विद द यूक्लिडियन प्लेन, पर ये बाइजेक्शन निर्भर कर रहा है कि हमने एक पॉइंट, मतलब सारी बात एक पॉइंट के रेफरेंस में हुई थी। अगर एक रेफरेंस पॉइंट चुन लिया गया या एक एंकरिंग पॉइंट चुन लिया गया, उसके बाद जो सेट ऑफ वेक्टर्स है और जो सेट ऑफ पॉइंट्स इन द यूक्लिडियन प्लेन है, दोनों एक दूसरे के एक नेचुरल बाइजेक्शन में है। ठीक है, तो विद ऑल दिस थिंग in our hand, can think of so because of this bijection, every vector can be thought of as a point. तो हम ये नहीं कह रहे हैं कि अ वेक्टर इज़ अ पॉइंट। वेक्टर वही है जो वो था, जो हमने डिफ़ाइन किया था लंबा समय लेकर के, पर विजुअलाइज करने के लिए एक एंकरिंग पॉइंट फिक्स करने के बाद हर वेक्टर को एक पॉइंट की तरीके से सोचा जा सकता है। तो अगर एक सेट ऑफ वेक्टर्स को हमें विजुअलाइज करना है, जो आज नहीं तो अगले लेक्चर में हम करेंगे, एक सेट ऑफ वेक्टर्स को विजुअलाइज करने के लिए ये बहुत काम का टूल है, राइट? क्योंकि इनफैक्ट एक वेक्टर को भी अगर ईमानदारी से ड्रॉ करना हो तो किया नहीं जा सकता, उसमें तो इन्फाइनेटली मेनी चीज़ें हैं, तो उसे ड्रॉ तो किया ही नहीं जा सकता। हम बस एक एरो बना के मान लेते हैं कि सामने वाले को बात समझ में आ रही है, पर एक बार ये चीज़ फिक्स हो गई तो बिना एम्बिग्विटी के एक ऑलमोस्ट एक फॉर्मल सेंस में हम वेक्टर्स को पॉइंट्स की तरीके से सोच सकते हैं और सेट ऑफ वेक्टर्स को सेट ऑफ पॉइंट्स की तरीके से सोच सकते हैं। तो अगर मैं ऐसे ये बना दूं तो दिस इज, यू कैन थिंक ऑफ दिस एज अ वेक्टर विच इज़ मूविंग अलॉन्ग दिस कर्व, राइट, विच इज़ completely fine. Okay, so I hope this was clear. तो अब लीनियर कॉम्बिनेशंस पर आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। एक प्रॉब्लम से बात को समझेंगे, सारा डिस्कशन अभी प्लेन में होगा ये वाला। तो हमारे पास दो वेक्टर्स दिए हुए हैं u और v, और प्रश्न है कि क्या इस ऑरेंज वाले वेक्टर को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, लैम्डा u प्लस म्यू v, जहाँ पे लैम्डा और म्यू रियल नंबर से नेगेटिव पॉजिटिव ज़ीरो कुछ भी चूज़ करना अलाउड है। प्रश्न है कि क्या हम ऐसे लैम्डा और म्यू चुन सकते हैं रियल नंबर्स सच दैट ये जो सम है वो ये बन जाए। ठीक है, इस पे सोचें, कोई बात समझ में आएगी। ऑलराइट, तो हमने क्या किया, एक लाइन बनाई जो इस पॉइंट से पास हो रही है और पैरेलल है इस लाइन के, और सिमिलरली एक लाइन बनाई जो पैरेलल है इस लाइन के। ऐसी दो लाइंस बना ली और ये दो पॉइंट्स हमें मिले। और अगर इस ट्रायंगल को हम देखें तो इट शुड बी क्लियर कि ये वेक्टर प्लस ये वेक्टर इज़ दैट वेक्टर। पर ये वेक्टर का क्या मतलब है, वो यही वेक्टर है। तो ये वेक्टर प्लस ये वेक्टर इज़ द ऑरेंज वेक्टर, पैरेललोग्राम बोल सकते हैं, पैरेललोग्राम लॉ। पर ये जो दोनों ही वेक्टर्स हैं, ये और ये दोनों ही स्केल्स हैं u और v के, राइट? ये जो पहला वाला है, जो ये वेक्टर है, दिस इज लैम्डा टाइम्स u फॉर सम u। कोई एक सूटेबल लैम्डा के लिए ये लैम्डा टाइम्स u है, और ये जो दूसरा वाला है ये म्यू टाइम्स v है फॉर अ सूटेबल म्यू। दिस इज द फिगर दैट वन कैन ड्रॉ। दिस इज लैम्डा u, दिस इज म्यू v।
ठीक है, आई होप ये समझ में आया। इसी बात को 3 डायमेंशन में देखते हैं। अब हम 3 डायमेंशनल सेटिंग में काम कर रहे हैं। ये 3 वेक्टर्स हमें दे दिए गए, यू वी डब्ल्यू, ये हमारे पास हैं सफ़ेद रंग वाले। ऑरेंज वाले को उसी तरीके से इनके टर्म्स में एक्सप्रेस करना है, यानी कि हमसे पूछा गया है क्या ऐसे लैम्डा म्यू और क्या बोला जाए, लेट्स से डेल्टा, क्या ऐसे लैम्डा म्यू और डेल्टा हैं सच दैट दिस सम बिकम्स द ऑरेंज वेक्टर? क्या ऐसे रियल नंबर्स चूज कर सकते हैं कि ऑरेंज वेक्टर बन जाए? सोचें इस पे। फिगर थोड़ा आपको 3D में विजुअलाइज करना पड़ेगा। तो बात वही है, हम क्या करेंगे, मतलब थोड़ा समझा देता हूँ कि प्रोसीजर है क्या। बेसिकली एक लाइन बनाएंगे जो इसके पैरेलल है, ठीक है, और फिर ऐसी लाइंस बनाएंगे। तो ये वाली विल बी पैरेलल टू दैट लाइन, या मैं दिखाई देता हूँ फिगर, ऐसे मैं बताऊँगा तो समझ में नहीं आएगा। ये फिगर मैं कहना चाह रहा हूँ, ये इसके पैरेलल, और फिर उसके बाद ये इसके पैरेलल, और ये इसके पैरेलल, ठीक है। तो ये एक क्यूबॉइड जैसा बन गया, और क्लियरली देन इट शुड बी विजुअली एटलीस्ट ऑब्वियस कि दिस वेक्टर प्लस दैट वेक्टर प्लस दैट वेक्टर इज द ऑरेंज वेक्टर, ठीक है। फिगर में ऐसे दिखा सकते हैं, ये जो पिंक वाले हैं ये जुड़ करके ऑरेंज वेक्टर में बदल जाएंगे, पर इन पिंक वालों को अगर हम ट्रांसलेट करें तो, सॉरी पिंक वाला ये यहाँ पे, राइट। तो ये इस सफ़ेद वाले का स्केल है, ये इस छुपे वाले सफ़ेद वाले का स्केल है, और ये तो उसके बराबर ही हो गया। बराबर नहीं, एक्चुअली उसने छुपा लिया है पूरी तरीके से उस वाले को। तो वो बात है सही है, ऐसे लैम्डा म्यू और डेल्टा मिल जाएंगे सच दैट दिस ऑरेंज वाला इज लैम्डा टाइम्स यू प्लस म्यू टाइम्स वी प्लस डेल्टा टाइम्स डब्ल्यू, ठीक है। तो अब हम लीनियर कॉम्बिनेशन को प्रॉपरली डिफाइन करते हैं। लीनियर कॉम्बिनेशन का आइडिया वही है कि हमारे पास कुछ इंग्रेडिएंट्स दिए हुए हैं, जैसे सफ़ेद वाले यहाँ पे हैं इन एग्जांपल्स में, ये हमारे इंग्रेडिएंट्स हैं। अब इन इंग्रेडिएंट्स के साथ कुछ प्रोसेसिंग पावर हमारे पास है कि उन्हें स्केल किया जा सकता है और उन्हें ऐड किया जा सकता है, ये फैसिलिटी हमारे पास है। तो इस सुविधा के साथ क्या कौन कौन से वेक्टर्स हैं जो बनाए जा सकते हैं, ठीक है। सो ये सब तो हवे हवे में डिस्कशन हो गया, अब प्रॉपर चीज़ें लिखते हैं। तो V will denote the set of all the 2-dimensional vectors और the set of all the 3-dimensional vectors। समझने के लिए 2D में, पर हमें दोनों में ही समझना है, ठीक है। और अब लेट सपोज हमारे पास वेक्टर्स दिए हुए हैं, n वेक्टर्स दिए हुए हैं, तो इनका जो लीनियर कॉम्बिनेशन है, या लेट मी राइट इट डाउन। सो अ लीनियर कॉम्बिनेशन, द लीनियर कॉम्बिनेशन जैसी कोई चीज़ नहीं होती, अ लीनियर कॉम्बिनेशन of these vectors is any expression of the form or is any sum of the form of this form जहाँ पे these are real numbers। So given a list of vectors, their linear combination is any sum जहाँ पे हर एक वेक्टर को एक रियल नंबर से स्केल कर दिया, v1 को लैम्डा 1 से, v2 को लैम्डा 2 से, सो ऑन vn को लैम्डा n से, और फिर उन्हें जोड़ दिया। ऐसी चीज़ को लीनियर कॉम्बिनेशन बोलते हैं, ठीक है। और ये डेफिनेशन 2D 3D सब में वैलिड है। छोटी सी बात नोट कर लेते हैं, जो ज़ीरो वेक्टर है वो हमेशा ही एक लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एनी गिवन लिस्ट ऑफ वेक्टर्स के माध्यम से एक्सप्रेस किया जा सकता है। तो नोट दैट ऑल आई एम सेइंग इज कि 0 टाइम्स v1 प्लस डॉट 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 0 टाइम्स vn, ये भी एक लेजिटिमेट लीनियर कॉम्बिनेशन है। हर वेक्टर को 0 से स्केल कर दिया और इसका आंसर है 0 ऑब्वियसली। तो ये भी एक लीनियर कॉम्बिनेशन, यानी 0 वेक्टर कैन बी रिटन एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एनी गिवन लिस्ट ऑफ वेक्टर्स, ठीक है। दूसरी चीज़
कि 1 टाइम्स v1 प्लस 0 टाइम्स v2 प्लस 0 0 सब जगह 0 इसके बाद ये क्या है, ये v1 है। उसी तरीके से अगर हमने लिखा होता 0 टाइम्स v1 और सब जगह 0 पर केवल आयत स्लॉट में, जो आयत स्लॉट है वहाँ पे यानी कि जो लैम्डा आई है उसको हमने 1 चुन लिया, बाकी सब जगह 0, तो आंसर आएगा वी आई। तो कहने का मतलब जो गिवन लिस्ट है उसके वेक्टर्स तो निश्चित रूप से रिकवर किए जा सकते हैं लीनियर कॉम्बिनेशन लेने के बाद, सूटेबल लीनियर कॉम्बिनेशन लेने के बाद। मतलब ऐसा लीनियर कॉम्बिनेशन बनाया जा सकता है कि जो इंडिविजुअल वेक्टर्स हैं हमारी लिस्ट में, जिस लिस्ट से हमने शुरुआत की थी, कम से कम वो वेक्टर्स तो रिकवर किए जा सकते हैं। ज़ीरो वेक्टर हमेशा बनाया जा सकता है और जो इंडिविजुअल वेक्टर्स हैं वो भी हमेशा बनाए जा सकते हैं और काफ़ी कुछ और बनाया जा सकता होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल इनके एडिटिव इन्वर्सेस बनाए जा सकते हैं, 1 की जगह -1 लिख देंगे तो उसका एडिटिव इन्वर्स आ जाएगा। ठीक है, और अभी हमने क्या देखा कि जो हमारे एग्जाम्पल्स थे उसमें u और v जो इस प्रकार बने हुए थे, ये ऑरेंज वेक्टर तो आर्बिट्ररी वेक्टर था और हमने देखा कि इस ऑरेंज वेक्टर को हम u और v के लीनियर कॉम्बिनेशन के माध्यम से एक्सप्रेस कर सकते हैं। यानी हर ही वेक्टर को, जितने भी तमाम वेक्टर्स हैं पूरे इस प्लेन में, उन्हें हम u और v के लीनियर कॉम्बिनेशन के माध्यम से एक्सप्रेस कर सकते हैं। वही फिनोमेना हमने 3 डायमेंशन में देखा कि ये जो 3 वेक्टर्स थे, किसी भी वेक्टर को हम इनके लीनियर कॉम्बिनेशन के माध्यम से एक्सप्रेस कर सकते हैं। एक सूटेबल लीनियर कॉम्बिनेशन लेना पड़ेगा, बस इतनी सी बात है। तो ये डिस्कशन कहीं जाएगा जब हम फाइनली लीनियर इंडिपेंडेंस और बेसिस पे बात करेंगे, तब ये बात और क्रिस्टलाइज हो जाएगी। फ़िलहाल के लिए इतना काफ़ी है। और हाँ, मैं स्पैन डिफाइन कर देता हूँ। सो गिवन, सो लेट S be any set, S is any set of vectors, तो span of S क्या है? Span of S is defined as span of S is all possible linear combinations that can be formed, ऐसे लिखता हूँ, all possible vectors that can be expressed as linear combinations of elements in S। थोड़ा एब्स्ट्रैक्ट लग रहा होगा पर लेट मी राइट डाउन वन थिंग कि स्पैन ऑफ n वेक्टर्स, अगर n वेक्टर्स दिए हैं तो ये एक सेट बन गया। ये जो स्पैन है ये क्या है? इसी चीज़ को मैं बस एक दूसरे तरीके से लिख रहा हूँ। दिस इज सेम एज वो सारे वेक्टर्स ऑफ दिस फॉर्म जहाँ पे लैम्डा 1 से लेकर के लैम्डा n हम कुछ भी रख सकते हैं, कोई भी रियल नंबर। सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा है। ठीक है, तो ऑल पॉसिबल लीनियर कॉम्बिनेशंस जो बनाए जा सकते हैं इनके माध्यम से, राइट। अब एस यहाँ पे इनफाइनाइट सेट भी हो सकता था। इस एग्जाम्पल में एस तो फाइनाइट सेट है, पर इस डेफिनेशन में ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं है कि एस फाइनाइट होना चाहिए। वो इनफाइनाइट सेट है तो भी ये डेफिनेशन बिल्कुल वैलिड है। बेसिकली कह ये रहे हैं कि व्हाट इज स्पैन ऑफ एस? पिक सम फाइनाइटली मेनी वेक्टर्स फ्रॉम एस और फिर उनका जो मर्जी लीनियर कॉम्बिनेशन आप ले सकते हैं ले लें, और ऐसे जितने तरीके के लीनियर कॉम्बिनेशन बनाए जा सकते हैं उन्हें एक सेट में कलेक्ट कर लें। दैट इज द स्पैन ऑफ एस। अब एक इम्पॉर्टेंट बात, मान लें हमारे पास एक वेक्टर दिया है Q और उसे हम लिखना चाहते हैं एज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ U एंड V। तो लिख सकते हैं, इस फिगर से दिख रहा है कि लिख सकते हैं। ये डिस्कशन अभी हमने किया। तो मान लीजिए हमें कुछ मिला, मान लें लैम्डा U प्लस म्यू V, दिस इज इक्वल टू Q वेक्टर। ऐसा हमें ऐसे लैम्डा और म्यू मिल जाएंगे। पर अगर हमने अपनी इंग्रेडिएंट्स बदल दिए, U तो मान लें वही रखा पर V की जगह पर अब हमें W दे दिया गया है, तो भी हम लिख सकते हैं Q को एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ U एंड W। तो हमें इस बार शायद अल्फा और बीटा मिले, राइट। तो इस बार ये कोएफिशिएंट्स अलग आएंगे, इनको कोएफिशिएंट्स बोल रहा हूँ बस।
बात जो हम कहना चाह रहे हैं कि लीनियर कॉम्बिनेशन क्या बनेगा वो डिपेंड करता है कि हमारे पास इंग्रेडिएंट्स क्या हैं। ये जो लैम्डा और म्यू बन करके आएंगे हमारे पास वो यू और वी पे डिपेंडेंट हैं। अगर वो बदल दें तो अल्फ़ा और बीटा अलग आ सकते हैं, हो सकता है एग्जिस्ट भी ना करें। फॉर एग्जाम्पल अगर डब्ल्यू को हमने इसकी ही सीध में ले लिया होता है, यू की ही सीध में ले लिया होता है, इफ़ दिस वर डब्ल्यू, तो इनके लीनियर कॉम्बिनेशन से, इन दोनों की लीनियर कॉम्बिनेशन से तो हम केवल इस लाइन पे ही वेक्टर्स को, यानी कहने का मतलब केवल इस तरह के वेक्टर्स को ही जनरेट कर सकते हैं, राइट। हम कभी भी इस लाइन के बाहर नहीं जा पाएंगे। सो इट मैटर्स कि हमारे पास क्या इंग्रेडिएंट्स हैं। ओके, ऑल राइट। अब एक क्रूशल ऑब्जर्वेशन, इस बात को हम अगले 2 लेक्चर्स में और क्रिस्टलाइज करेंगे, पर अभी के लिए दिस इज़ वन मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। हमारे पास 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हैं। नॉन कोलिनियर माने कि कोई भी एक लाइन ऐसी नहीं है जो इन तीनों से पास कर जाए। ये 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स प्लेन में हमें गिवन है, और V इज़ द सेट ऑफ ऑल द 2 डिमेंशनल वेक्टर्स। ठीक है, हम कह रहे हैं कि स्पैन ऑफ OA एंड OB टुगेदर इज़ एवरीथिंग। इन दोनों वेक्टर्स का स्पैन इज़ एवरीथिंग, यानी हर वेक्टर लिखा जा सकता है एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दीज 2 गाइज। ठीक है, इस पर सोचें। ये हम कर चुके हैं, एसेंशियली ये आर्ग्यूमेंट हम देख चुके हैं, पर अब इसको बस हम थोड़ा सा ज़्यादा फॉर्मली बोलेंगे। तो हमने 2 लाइंस बना ली सहूलियत के लिए, एंड पिक अ पॉइंट P। तो वी आर प्रूविंग इट एक्चुअली। प्रूव let P be arbitrary, और हमें करना क्या है, want to show that कि ये जो वेक्टर है OP वेक्टर, दिस इज इन द स्पैन ऑफ OA एंड OB। ये करना है, राइट। तो OP वेक्टर हम ड्रॉ कर लेते हैं जस्ट टू विजुअलाइज। ऑल राइट, अब 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं। या तो जो पॉइंट P है वो इसी लाइन पर है, इन दैट केस वी आर डन। क्यों? क्योंकि अगर इस लाइन पे हुआ तो वो OA वेक्टर के स्केल के तौर पर लिखा जा सकता है। अगर ये पॉइंट P, या ये ऐसे कर देता हूँ, ये ऑरेंज वेक्टर अगर इसी लाइन पे होता तो क्लियरली इट वुड बी अ स्केल ऑफ दिस गाय, तब तो बहुत सरल थी बात। उसी तरीके से अगर वो इस लाइन पर ही होता पॉइंट P, तो भी वो स्केल ऑफ OB हो जाता। एंड एनीथिंग दैट इज स्केल ऑफ OA इज हियर, एंड एनीथिंग दैट इज अ स्केल ऑफ OB इज ऑल्सो हियर, राइट। लैम्डा टाइम्स OA, और ऑल आई एम सेइंग इज कि लैम्डा टाइम्स OA is there in span of OA comma OB, because lambda times OA कुछ नहीं है, lambda times OA plus 0 times OB है। इस वजह से तो कोई भी चीज़ जो OA की स्केल है या OB की स्केल है वो तो कवर्ड है ही, हम मान लेते हैं। इस वजह से हम मान सकते हैं, सो मे अस्यूम P is not on line OA और OB, क्योंकि अगर इन दोनों लाइंस में तब तो बात खत्म हो गई। ओके, तो अब क्या करें, ड्रॉ अ लाइन पासिंग थ्रू P एंड पैरेलल टू OB, ड्रॉ अ लाइन पासिंग थ्रू P एंड पैरेलल टू OA, जो हमने देखा था पहले। उप्स, ये क्या हो गया? ठीक है, तो P से एक लाइन बनाई जो इसके पैरेलल है। अब हम कह रहे हैं कि ये जो लाइन है वो OA को कहीं ना कहीं मीट करेगी। अगर कहीं पे भी मीट नहीं करेगी तो इसका मतलब हो जाएगा ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, पर ये लाइन और ये लाइन पैरेलल होने का मतलब हो जाएगा कि एक्चुअली ये लाइन और ये लाइन सेम ही है, क्योंकि ये लाइन और ये लाइन तो पैरेलल हैं बाय कंस्ट्रक्शन, राइट। देयरफॉर अगर ये लाइन और OA कहीं पे भी नहीं मिलते तो ये और OA पैरेलल हो जाएंगे, देयरफॉर ये और ये पैरेलल हो जाएंगे। पर क्योंकि ये ऑलरेडी एक पॉइंट इनमें कॉमन है, 2 पैरेलल लाइंस में अगर एक पॉइंट कॉमन हो गया तो वो लाइन सेम हो जाएंगी, यानी कि OA और OB सेम लाइन में आ जाएंगे, यानी कि वो कोलिनियर हो जाएंगे, और वो फिर इनवैलिडेट कर देगा हमारे अजम्पशन को कि ये 3 पॉइंट्स नॉन कोलिनियर हैं।
तो ये बस मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हम ये आर्ग्यू कर सकें कि वास्तव में देर इज़ अ पॉइंट विच लाइज एट द इंटरसेक्शन ऑफ दिस लाइन एंड दैट लाइन। ये हमने आर्ग्यू कर दिया। तो इस पॉइंट को कुछ बोल दें ए प्राइम, उसी तरीके से इस पॉइंट को कुछ बोल दें बी प्राइम। ठीक है, और अब आगे की बात क्लियर है कि जस्ट नोट ओ पी बिकॉज ऑफ पैरेललोग्राम दिस इज ओ ए प्राइम वेक्टर प्लस ओ बी प्राइम वेक्टर। पर ओ ए प्राइम को हम लिख सकते हैं लैम्डा टाइम्स ओ ए फॉर सम सूटेबल लैम्डा, और ओ बी प्राइम को लिख सकते हैं म्यू टाइम्स ओ बी फॉर सम सूटेबल म्यू, फॉर सम लैम्डा एंड म्यू इन रियल नंबर्स। वो डिपेंड करता है, वो पी पॉइंट पी पे डिपेंड करता है। अगर पी इस तरफ है तो लैम्डा और म्यू दोनों पॉजिटिव आएंगे, इस तरफ है तो लैम्डा नेगेटिव होगा, म्यू पॉजिटिव होगा, एट्सेट्रा। ठीक है, और जैसे कि अगर इसी पॉइंट की बात करें तो म्यू विल बी लेस देन 1 बट पॉजिटिव, और लैम्डा विल बी ग्रेटर देन 1। ठीक है, तो वेरी ज्योमेट्रिक आर्ग्यूमेंट, कुछ नहीं है इसमें। इसी चीज़ को अब 3D में बोलना है। सो सेकेंड क्रूशियल ऑब्जर्वेशन, V इज द सेट ऑफ ऑल द 3 डायमेंशनल वेक्टर्स, और हमारे पास 4 नॉन कोप्लेनर पॉइंट्स दिए हुए हैं। नॉन कोप्लेनर यानी, तो पहले कोप्लेनर का मतलब क्या होता है? कोप्लेनर यानी वो पॉइंट्स, एक सेट ऑफ पॉइंट्स को कोप्लेनर कब बोलते हैं? जब एक प्लेन ऐसा होता है जो उन सबको कंटेन करता है। और प्लेन आप समझ रहे होंगे क्या है, 3 डायमेंशंस में प्लेन की बात हो रही है। एक तो होता है यूक्लिडियन प्लेन, ठीक है वो सब सही है, पर जब हम 3 डायमेंशन में बात करें प्लेन्स, यानी कि अब वो विजुलाइज करना पड़ेगा। जैसे ये चीज़ एक प्लेन है 3 डायमेंशन में, फिर इसी को रोटेट कर देंगे तो एक और प्लेन मिल जाएगा। सो आई होप यू कैन इमेजिन प्लेन्स इन 3 डायमेंशंस। तो एक सेट ऑफ पॉइंट्स को कोप्लेनर तब बोलेंगे जब देयर एग्जिस्ट्स अ प्लेन जो उन सारे पॉइंट से पास कर जाए। जैसे कि 2 डायमेंशन में 3 पॉइंट्स या कुछ एक सेट ऑफ पॉइंट्स को कोलिनियर तब बोलेंगे जब देयर एग्जिस्ट्स अ लाइन उन सबसे पास कर जाए। बस उसी का 1 डायमेंशनल हायर एनालॉग है कोप्लेनरिटी। और हम कह रहे हैं कि 4 पॉइंट्स हमें दे दिए गए हैं और वो नॉन कोप्लेनर है, यानी कि एक अकेला प्लेन ऐसा नहीं है जो इन चारों से पास कर जाए। इमेजिन करने के लिए एक टेट्राहेड्रन के वर्टिसेस इमेजिन कर सकते हैं। दैट इज़ वन थिंग दैट विल हेल्प अस अंडरस्टैंड द सिचुएशन। तो इस तरह की सिचुएशन है। ओके, ऑल्सो नोट दैट अगर कोई भी 3 पॉइंट्स दे दिए गए प्लेन में तो वो कोप्लेनर होते हैं। थ्रू एनी 3 पॉइंट्स देयर पासेस अ प्लेन। तो कम से कम 4 पॉइंट तो लेने ही पड़ेंगे ये बोलने के लिए कि वो नॉन कोप्लेनर है। ठीक है, और उसी तरह का स्टेटमेंट हम कह रहे हैं कि इन 3 वेक्टर्स का जो स्पैन है वो सारे ही 3 डायमेंशनल वेक्टर्स का सेट है। तो ये वेक्टर प्लस ये वेक्टर, सॉरी नॉट प्लस, ये वेक्टर अलॉन्ग विद ये वेक्टर अलॉन्ग विद ये वेक्टर, ये जो सेट बना दिस विल स्पैन एवरीथिंग। और अगेन ये हम विजुअली एक बार देख चुके हैं पर इसको और विस्तार में देखेंगे। तो वो लाइन्स हमने बना ली जस्ट फॉर क्लैरिटी, और इन वेक्टर्स को भी बना लिया ओ ए ओ बी ओ सी। और एक हमारे पास कोई आर्बिट्ररी वेक्टर है, मान लेते हैं ये पॉइंट पी था। तो वांट टू शो दैट कि भाई ओ पी वेक्टर, ये जो वेक्टर है ओ पी वेक्टर, दिस इज इन दी स्पैन ऑफ ओ ए ओ बी ओ सी। ये हमें करना है। सो ये वांट टू शो, राइट, ये हमें करना है। तो अब एक इंपॉर्टेंट बात नोट करेंगे, इन नोट ये जो 3 पॉइंट्स हैं ओ ए एंड बी, दीज आर नॉट कोलिनियर। ओ ए और बी कोलिनियर नहीं है, उसी तरीके से ओ बी और सी भी कोलिनियर नहीं है, एट्सेट्रा। पहले ओ ए और बी की बात कर लेते हैं, क्यों कोलिनियर नहीं है। अगर होते कोलिनियर तो एक लाइन ऐसी होती जिस पे ये तीनों बैठे हुए हैं, कोलिनियर का मतलब ये होता है, और फिर सी ये कोई चौथा पॉइंट है। पर फिर एक प्लेन ऐसा मिल जाता है जो इन चारों को कंटेन कर रहा है, राइट। इसको इमेजिन करने के लिए क्या करें, ओ ए और बी एक लाइन पे बने हुए हैं और सी कोई चौथा पॉइंट है। अब एक प्लेन यहाँ बना लें जो इस लाइन को कंटेन कर रहा है। अगर सी ऑलरेडी इस प्लेन पे लाई कर गया तो बात खत्म हो गई। नहीं तो इस प्लेन को रोटेट करें अपने दिमाग में, जस्ट रोटेट दिस प्लेन अबाउट दिस हिंज। इसको हिंज की तरीके से सोचें, रोटेट दिस प्लेन अबाउट दिस हिंज। वो कभी ना कभी तो इस पॉइंट सी से पास कर ही जाएगा थ्रू आउट इट्स जर्नी। ठीक है, तो अगर ओ ए और बी कोलिनियर होते तो ओ ए बी सी को प्लेनर हो जाते, पर वो कोप्लेनर दिए नहीं हुए हैं, देयरफॉर ये कोलिनियर नहीं है। ठीक है, सिमिलरली फॉर ओ बी सी and OAC are not
कोलिनियर। ओके, ठीक है, हमें शो करना था कि P इज इन दिस स्पैन, तो हम मान सकते हैं कि P इज नॉट इन द प्लेन ऑफ दीज 3 पॉइंट्स ओ ए बी, क्योंकि ओ ए बी कोलिनियर नहीं है, देर इज अ यूनिक प्लेन पासिंग थ्रू देम। तो ये भी मैं लिख देता हूं, thus there is a unique plane passing through them। जैसा कि 2 dimensional सिचुएशन में होता है कि थ्रू एनी 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स देयर पासेज अ यूनिक लाइन, उसी तरीके से थ्रू एनी 3 डिस्टिंक्ट नॉन कोलिनियर पॉइंट्स इन स्पेस देयर पासेज अ यूनिक प्लेन। वो विजुअली भी दिख रहा होगा। तो ओ ए और बी का एक अपने अपने खुद का एक प्लेन है, वो एक प्लेन को डिफाइन कर रहे हैं ये तीनों पॉइंट्स मिल करके। उसी तरीके से ओ बी सी एट्सेट्रा। तो ओके, अब हम मान सकते हैं कि P ना इस प्लेन में है, ना उस प्लेन में है, और ना ही इस प्लेन में है, क्योंकि इन तीनों में से किसी भी एक प्लेन में P होता तब तो बात खत्म हो गई, तब तो क्लियरली वो इसके स्पैन में है। क्योंकि जैसे फॉर एग्जांपल अगर ओ ए और बी के प्लेन में हम कोई पॉइंट लेते तो फिर हम वही करते, ये पैरेलल लाइन बनाते, ये पैरेलल लाइन बनाते। ये बेसिकली वही 2 डिमेंशनल सिचुएशन पे बात चली गई, उस पर रिड्यूस हो गई। तो हम मान सकते हैं P इन तीनों प्लेन में से कहीं पे भी नहीं है। देयरफॉर इन पर्टिकुलर जो पॉइंट P है वो इन लाइंस में भी किसी भी लाइंस पर नहीं है। अब हम क्या करेंगे, पॉइंट P से वो लाइन बनाएंगे जो इसके पैरेलल है। ठीक है, वो लाइन बनाएंगे जो उसके पैरेलल है। और अब हम क्लेम कर रहे हैं कि दिस लाइन दैट इज पैरेलल टू दिस लाइन एंड पासिंग थ्रू P, वो ओ ए बी प्लेन को, ये जो प्लेन है इस प्लेन को एक यूनिक पॉइंट पर कट करेगी, यूनिक पॉइंट से पास होगी, राइट। तो इसमें 2 संभावनाएं हैं कि पास ही ना हो किसी भी पॉइंट से। ये जो लाइन है पैरेलल टू ओ सी एंड पासिंग थ्रू P, वो इस प्लेन को कहीं पे मिले ही नहीं, ये भी हो सकता है। पर ऐसे केस में क्या मतलब, व्हाट इज़ द पॉसिबिलिटी, उसका मतलब हो गया कि ये जो लाइन है, दिस लाइन इज पैरेलल टू दिस प्लेन, राइट। अगर ये लाइन इस प्लेन को कहीं मिलती ही नहीं है तो यानी ये लाइन इज पैरेलल टू दिस प्लेन, यानी कि ये लाइन इज पैरेलल टू दिस प्लेन। पर अगर ये लाइन इस प्लेन के पैरेलल है और एक पॉइंट तो कॉमन है ही उसमें, तो ये लाइन इस प्लेन में कंटेन्ड हो जाएगी। पर अगर ये लाइन इस प्लेन में कंटेन्ड हो गई तो पॉइंट सी भी इस प्लेन में कंटेन हो गया। ओ ए और बी तो इस प्लेन में थे ही सही, तो ये चारों पॉइंट्स फिर एक प्लेन में आ जाएंगे, पर वो संभव नहीं है। तो ये पॉसिबिलिटी तो हमने खारिज कर दी कि द लाइन पासिंग थ्रू P एंड पैरेलल टू ओ सी डज नॉट पास थ्रू एनी पॉइंट इन दिस प्लेन, ये पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती। तो दूसरी पॉसिबिलिटी है कि इट पासेस थ्रू मैनी पॉइंट्स थ्रू दिस प्लेन, मतलब किसी ना किसी पॉइंट से तो पास करना पड़ेगा, पर हमारा क्लेम था कि यूनिक पॉइंट से पास करेगी। अब कोई कह सकता है कि नहीं हो सकता है, बहुत सारे पॉइंट से पास कर जाए। बहुत सारे पॉइंट से पास कर जाएगा क्या मतलब होगा कि ये जो लाइन है वो इस प्लेन में ही कंटेन हो गई। कोई भी लाइन अगर किसी प्लेन से 2 पॉइंट शेयर कर लेती है तो उस प्लेन में ही कंटेन्ड हो जाएगी, राइट। अगर हमारे पास एक प्लेन है और एक लाइन है जिसके 2 पॉइंट्स उस प्लेन पर हैं, तो वो पूरी लाइन उस प्लेन पर है, उसका मतलब हो जाएगा पॉइंट P ही इस प्लेन पर है। पर वो हम पहले ही कह चुके हैं कि अगर ऐसा हो गया तब तो बात खत्म हो गई, तब तो आ ही गया, जो पॉइंट P है वो उस स्पैन में आ ही गया। ठीक है, सो देयरफॉर दिस लाइन विल कट दिस प्लेन एट अ यूनिक पॉइंट। तो वो मैंने बनाया हुआ है। और अब आगे का काम वही है। अब बेसिकली ये जो वेक्टर है प्लस ये वेक्टर इज़ द ऑरेंज वेक्टर, राइट। पर ये वेक्टर क्या है, ये वाला जो वेक्टर है वो इस प्लेन, मतलब कोट एंड कोट इस प्लेन में है। व्हाट आई वांट टू से इज कि ये पॉइंट इस प्लेन में है। देयरफॉर हम इस वेक्टर को एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ ओ ए ओ बी लिख सकते हैं, राइट। इसको बस हमने एज अ सम ऑफ दीज टू लिख दिया। और अब बात क्लियर है, दिस इज अ स्केल ऑफ ओ ए, दिस इज अ स्केल ऑफ ओ बी, एंड दिस इज अ स्केल ऑफ ओ सी, and therefore this vector, this OP vector can be represented or can be expressed as a linear combination of OA, OB, OC, and we are done. So this was our last thing। और इस पे अच्छे से विचार करें, सारी बातें एक बार में शायद ना समझ में आई हों, एकदम आराम से धीरे धीरे विचार करें, सब हो जाएगा। खुद से विजुअलाइज करें स्पेस में, मैंने अपनी तरफ से प्रयास कर लिया,
पर खुद ही करना पड़ेगा, उसका तो कोई निवारण है नहीं. Okay, so with that, I want to end this lecture. As usual, like, comment, share, subscribe, and I will see you next time.